बात सही है। सो चाइल्डहुड हमारा बड़ा अच्छा और प्यारा और मैं लोगों की बैग में जाके भाग जाती थी। की क्या इन्वॉल्वमेंट थी? अम्मी और अब्बू वाला सवाल जो है, वैसे एक बार मेरा वो भी बड़ा वायरल चल रहा है, इसको भी मैं क्लियर कर देती हूँ। प्लीज कर दो। बड़ी अजीब अजीब बकवास कर देते लोग। मैंने अपने ही चैनल के इंटरव्यू पे, क्योंकि मुझसे कभी किसी ने मेरे अब्बू के बारे में पूछा ही नहीं, ज्यादातर लोग माँ के बारे में डिस्कस कर रहे होते, बेटियों से रिलेट करते हैं। इसीलिए अम्मी अब्बू दोनों का पूछ रही हूं। तो मेरे जो वालिद साहब थे वो जिंदा हैं या नहीं है, ये एग्जैक्टली सच्ची बात है, मुझे नहीं पता, इसलिए कि बाप वो होता है जो रोटी खिलाता है। तो हम 3 भाई बहन हैं, और हमसे जो पहले मेरी अम्मी की जो फर्स्ट मैरिज से जो बच्चे हैं वो 5 हैं। तो हम लोग टोटल 8 भाई बहन हैं। हम लोग को एग्जैक्टली इतना नहीं पता था कि जब मतलब हम थोड़े से बड़े हुए तो हमें पता चला कि अच्छा स्टेप ब्रदर सिस्टर्स भी कोई चीज़ होती है, मगर हम लोग ना इतने प्यार मोहब्बत से आपस में रहे कि हमें स्टेप की कोई कहानी नहीं पता थी। हमारी अम्मी ने हमें ऐसा रखा, ओके, तो हमें पता ही नहीं था मतलब। तो जो अब्बू हैं उन्होंने बचपन में ही, मैं बहुत छोटी सी थी तो वो चले गए और उन्होंने हमें पाला नहीं, जबकि अम्मी हमें उनको ड्रॉप करती थी, हमें उनके पास उनके घर भेजा करती थी, दादा दादी के पास छोड़ती थी। और अब्बू थोड़े से लाउबाली से थे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठाना चाहते थे, ख़र्चा नहीं उठाना चाहते थे, स्कूल की फ़ीस वगैरह पे नहीं कर सकते होते थे। उनके फ्रेंड्स बहुत थे, फ्रेंड सर्कल्स में बहुत ज़्यादा थे, तो वो अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भाग गए थे। तो ना तो मुझे याद है कि कभी उन्होंने मुझे स्कूल से पिक किया, ड्रॉप किया, स्कूल की फ़ीस दी, ये सारे प्रॉब्लम्स मुझे मतलब पता है, बचपन से हम देखते आ रहे हैं। अच्छा, बट फिर जो पहले अम्मी की आपके अब्बू से शादी हुई थी या उससे पहले हुई थी किसी? नहीं, जो मेरे बड़े भाई बहन हैं वो मुझसे काफ़ी एज में काफ़ी ज़्यादा बड़े मतलब हमारे मम्मी अब्बू की जगह है वो। तो उनके तो वालिद साहब बहुत अच्छे थे, मैं उन्हीं के नाम से ज़्यादातर अपने आप को रिलेट करती हूँ। तो मैं उनको अपने बड़े अब्बू की तरह मानती हूँ, क्योंकि उन्हीं का दिया आज भी हम लोग, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी हम वही खा रहे थे ना एक्चुअली। तो अच्छा। उन्हीं का दिया था, घर गाड़ी चीज़ें, फैक्ट्री, अम्मी की लेदर गारमेंट की फैक्ट्री थी, वो सब तो बड़े अब्बू की दी हुई थी ना। हाँ। तो जो मेरे अब्बू थे उन्होंने बस पैसों की लालच में, शायद होता है ना कि औरत है, सिंगल मदर है, पैसे बहुत है, तो फिर इस तरह से शायद शादी की थी, तो जिसकी वजह से उनको सिर्फ पैसा चाहिए होता था। वो ये कहते थे कि प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम है, पैसे दे दो, पैसे दे दो। वो आते थे, पैसे वैसे लेके चले जाते होते थे। तो मुझे यही याद है कि अम्मी रो रही होती थी तो पिटाइयाँ शिटाइयाँ भी हो रही होती थी अम्मी की, और हमने वो सारे दुख दर्द तकलीफें देखी है। जब अम्मी के साथ ऐसा होता था, फिजा ये सवाल मैं आपका दिल दुखाने के लिए नहीं पूछ रही, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग इस किस्म की मैरिजेस में रहते हैं जहाँ पे उनको मार पिट रही होती है, गालियाँ बच्चों के सामने। बच्चों पे क्या असर होता है इस बात के बारे में अक्सर लोग नहीं सोचते। एक छोटी सी बच्ची जब इस किस्म का बिहेवियर देखती है, अम्मी को रोते हुए देख रही है, अब्बू का ये, आप पे क्या गुजरती थी फिजा? अच्छा, मैंने सिर्फ अपनी माँ को क्योंकि रोता हुआ देखा, और उससे पहले ना, क्योंकि जब मैं अम्मी के पेट में थी तो मेरे भाई बहन ये बताते हैं कि ऊपर की हम लोग लियारी की पैदावार हैं, किसी को नहीं पता, मैं लियारी की प्योर पैदावार हूँ, मैं लियारी वाली हूँ। तो ऊपर वाले फ्लोर से ना अब्बू मारते मारते अम्मी को ना, अम्मी प्रेग्नेंट थी, मैं पेट में थी, तो अम्मी को मारते मारते नीचे ले आए थे। अम्मी के 2 दांत हलक के अंदर चले गए थे उस टाइम पे ना, और मेरी घर में ही डिलीवरी हुई। तो क्योंकि अम्मी डॉक्टर भी थी, हकीम भी थी, तो अम्मी ने ही मेरी अपनी जो मेरी पैदाइश की डिलीवरी है वो मेरी घर में अम्मी ने ख़ुद की थी। बाद में डॉक्टर्स आए थे लेट, तो वहाँ पर हमारे सारे मकरानी होते थे, बलोची होते थे, लियारी में ज़्यादातर वो लोग होते हैं, तो वो औरतें वगैरह बहुत अच्छी होती थी, वो उन्होंने ला के फिर डॉक्टर्स वगैरह से अम्मी को ट्रीटमेंट करवाई, बिकॉज़ अम्मी की पूरी जो हालत थी वो खून थी, सीढ़ियों से मारते हुए लाई थे अब्बू। तो वो मुझे ये सारी सिचुएशंस का पता था, मगर बाप की जो एक उन्स और वो जो प्यार होता है ना, जब मैं बड़ी हुई थोड़ी सी, तो वो चाह मेरे अंदर नहीं थी कि मुझे बाप का प्यार चाहिए। इनफैक्ट मेरी कोई दोस्तें अगर बताती होती थी कि अब्बू पिक करने आ रहे हैं स्कूल से, मुझे बड़ा गुस्सा आता था। मैं उसको अपनी दोस्त ही नहीं बनाती थी जो अपनी बाप की तारीफ़ कर दे, इतना ज़्यादा रही। तो जब मैंने थोड़ा सा होश संभाला, बड़ी हुई, और अम्मी का इंतकाल भी हो चुका था, उसके बाद मुझे थोड़ी सी समझ आई कि नहीं यार, बाप भी जन्नत का दरवाज़ा है, बेटियों के लिए बाप बहुत ज़रूरी होता है, और अगर बाप सर पे हो तो फिर बेटियों को ये बाहर जाके काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वही लड़कियां काम करती हैं ना जिनके बाप ऐसे होते हैं या जिनके शौहर ऐसे होते हैं। लोग बड़ी बातें करते हैं ना, डॉक्टर को भी नहीं छोड़ते, पायलट को भी नहीं छोड़ते, किसी को नहीं छोड़ते, शोबिज़ में भी मॉडल्स हो, एक्ट्रेसेस हो, सबको बोलते हैं। आप हर वक्त मुस्कुराते रहते हो, आप हर वक्त हंसते रहते हो,
और हमेशा जब मैं देखती हूँ ना ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, तो मेरा दिल, लोग किसी को हंसते हुए देखते हैं तो कहते हैं ओ देखो हंस रही है, कितनी खुश हो रही है। फिजा की हंसी के पीछे कितनी पेन है आप लोग शायद अंडरस्टैंड नहीं करते। और मुझे इसीलिए गुस्सा चढ़ता है जब लोग स्टूपिड वीडियोस बना के वायरल कर देते हैं, बिला वजह उसको तंग करते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये हमारे कंट्रोल में होता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। अगर एक इंसान हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, आपको एंटरटेन कर रहा है, तो उसको तंग क्यों करते हैं आप लोग? अजीब वो गरीब, वो ये जो बात कहती है उसको पकड़ के कोई स्टूपिड सी एक वायरल वीडियो बना देते हैं। जिन ट्रॉमा से और जिन इश्यूज से फिजा गुजरी है, अगर आप में से कोई गुजरता ना, आप मेंटल पेशेंट बन के घर में पड़ जाते। उस लड़की को देखें वो कहां से कहां पहुंची है, अपनी बेस के ऊपर, अपनी मेहनत से, विदाउट एनी नेपोटिज्म, विदाउट एनी सपोर्ट। और मुझे पता है कि कितने लोगों ने इसकी टांग खींची है कि ये आगे ना बढ़ पाए, क्योंकि टॉल, ब्यूटीफुल, हर तरीके से परफेक्ट, एज अ मॉडल, एज एन एक्टर, एज अ होस्ट, लोग इनसिक्योर हो जाते हैं। फिर फिजो लाइफ में अपने ही बेस पे चलती रही आगे, मीडिया में आने का क्यों फैसला किया? अम्मी को जब कैंसर हुआ था ना, तो उस टाइम पे बड़े मसले हो गए थे। इतने पैसे नहीं थे हमारे पास, क्योंकि बच्चों की शादियां कर दी थी अम्मी ने सबकी, तो सबको अपने अपने हिस्से चीज़ें दे के ना, तो एक रिलैक्स लाइफ अम्मी जैसे गुजारी होती है वो गुजारी। तो जब अम्मी को कैंसर हुआ तो उसके बाद इतना हमारे पास सरमाया नहीं था कि अम्मी का मग्गा टेस्ट करवा सकें, अम्मी की कीमो करा सकें, अम्मी की ये सारी थेरेपीज़ करवा सकें। तो फिर मैंने स्टेप लिया था कि मैं काम करूँगी। और उससे पहले मैं कर रही थी काम, मैं अपने भांजे और भतीजे जो थे उनके स्कूल में वो जो पढ़ते थे, मैं उसी स्कूल में सुबह में पढ़ती होती थी और शाम को मैं उनकी कॉपीज़ जो थी छोटे बच्चों की वो टिक मार्क करके साइन कर रही होती थी, उनकी मैथमेटिक्स चेक करती थी। उर्दू तो मेरी शुरू से ख़राब थी, मगर मैं उनकी इंग्लिश और मैथ्स की जो डायरीज़ होती थी वो चेक करती होती थी, उधर साइन करती होती थी। तो मैंने उधर ही जॉब कर ली थी पहले। फिर उसके बाद जैसे सिटी बैंक था और एक गुडनेस बैंक, ये सारे होते थे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भी उस टाइम पे नए नए आए थे सारे। तो ये सारे बैंकों में मैंने फिर एज अ ऑपरेशन मैनेजर जॉब की अपने भाई के साथ, मेरे भाई भी होते थे साथ। फिर मैंने जॉब की वहाँ पे, और वहाँ पे सिर्फ सिखाना होता था जो आउटडोर मार्केटिंग के बच्चे होते थे, जो लोग होते थे उसमें बूढ़े भी होते थे, जवान भी होते थे, यंगस्टर्स भी होते थे, उनको सिर्फ बताना होता था कि आपने मार्केटिंग पे जाना है तो अपने बैंक की प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, कि हम तो ये आपको लोन ऑफ़र कर रहे हैं, हम गाड़ी का लोन ऑफ़र कर रहे हैं, आपने कैसे उसको, तो वो पूरी एक बोर्ड पे ना या प्रोजेक्टर पे मुझे उनको सिखाना होता था। वो पहले मेरी ट्रेनिंग कराई थी गोरों ने 3 महीना। फिर मैं, और वो उस टाइम पे भी मैं स्कूल में थी, मैं स्कूल से जाया करती थी क्योंकि शाम की शिफ्ट होती थी उनकी। बैंक जब बंद हो जाते थे तो वहाँ पे 6 से रात 9 बजे तक की क्लास होती थी जो सिखानी होती थी। फिर एक रिज़ॉर्ट कंपनी थी, वहाँ पे फिर मैंने एक जॉब की। उस वक्त भी मैं स्कूल में पढ़ती थी और सुबह जाती थी स्कूल से वापसी पे फिर 3 बजे से मेरी वहाँ पे शिफ्ट होती थी। तो किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ कोशिश करती थी कि घर में थोड़ा पैसा आ जाए तो अम्मी की ट्रीटमेंट हो जाएगी, इलाज हो जाएगा, ये हो जाएगा। मगर पैसे इतने पूरे नहीं हो रहे थे क्योंकि लाख के तो मग्गा टेस्ट होते हैं, आपको पता है, वो उस ज़माने में भी होते थे। मैंने 20 साल पहले काम शुरू किया था, 2001 में मेरा ड्रामा सीरियल ऑन ईयर हुआ था, मेहंदी पहला, तो इतने ज़राए नहीं होते थे। फिर मैंने देखा कि इस चीज़ में बहुत पैसा है और जल्दी मिल जाता है आपको, तो मेरे साथ सेफ्टी होती थी, मेरा कोई भाई होता था, कोई बहन होती थी, जब मैं शूट पे जाती थी तो थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया था। अच्छा, अब शूट पे पहली दफ़ा कैसे गए, ये कैसे हुआ, ये हम एक छोटी सी व्यूअर्स ब्रेक के बाद जानेंगे। लेकिन व्यूअर्स, इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी यंग एज पे इतनी जिम्मेदारी उठाने वाली फिजा अली एक्चुअली ये हैं जिनके बारे में आप बिला वजह फजूल बातें करके इनको तंग करते हैं। मुझे पता है शी हैज़ अ ह्यूज फ़ैन फॉलोइंग, लेकिन उस फ़ैन फॉलोइंग में से भी जब लोग सिली कमेंट्स पास करते हैं तो पर्सनली मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मुझे बताएं कि फ़िज़ा ने किस पॉइंट पे अपने आप को प्रूव नहीं किया एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ हार्ड वर्किंग यंग पर्सन। बच्ची छोटी सी स्कूल जा रही है और साथ में काम कर रही है, आप कर सकते थे क्या? ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। द ब्यूटीफुल फिजा अली इज़ विद अस, अपनी पेनफुल लेकिन बहुत ही खूबसूरत कहानी हमारे साथ शेयर कर रही हैं।
फिजू, आपने ब्रेक से पहले कहा कि फिर जब मैंने अपना मेरा ड्रामा पहला 2001 में ऑन एयर हुआ, एंड बिल्कुल यू वर लिटरली अ लिटिल गर्ल जब आपने काम शुरू किया। अभी भी वैसे लिटिल गर्ल ही हो, लेकिन चलो उस वक्त तो बहुत ही लिटिल थी, मतलब स्कूल वाली लिटिल थी, अभी कद भी नहीं पूरा निकला था। अच्छा, व्हाट हैपेंड देन? मीडिया में आई कैसे? देखा कि इसमें पैसा बहुत है, लेकिन आई किस तरह मीडिया में? एक्चुअली मेरी बहन की बहुत जल्दी शादी हो गई थी, तो मेरी बहन को मेरे चाचा जो हैं उन्होंने, उनकी एड एजेंसी थी तो अमेरिका शिफ्ट हो गए, उन्होंने एक ऐड करवाया था। तो उसी तरह मैं भी बहुत छोटी सी थी, बहुत फराल की एज टाइप क्रॉस किया था मैंने। तो मुझे ना मेरे चाचा ले गए थे घर से, बाटा का कमर्शियल था और उनकी जो मेन मॉडल थी बच्ची वो भाग गई थी, उन्होंने मुझे काम करवा दिया था। और उसके बाद मैं घर आई तो मुझे पट्टी शट्टी पढ़ाई थी, चॉकलेट्स दिला के सब चीज़ें, कि आपने घर जाके नहीं बताना कि आपने कमर्शियल किया, आपने ये बोलना है कि हमने बच्चों के साथ केक काटा, तो आपकी जो कज़न है उसके साथ आपने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट किया। मैं पक्की हो गई थी, मैंने घर आके ये सब कुछ बोला। तो मुझे क्या पता था 3 दिन गुजरेंगे, अम्मी के साथ बाटा के ही जूते खरीदने गए थे, हमने घर में बैठ के डब्बे खोले तो सामने टीवी पे मैं आ रही थी और मैं ना, मुझे को पहचाना नहीं था इतने सारे बच्चों में। भाई बैठे हुए थे, हम लोग 8 भाई बहन थे, भाई बैठे हुए, ये बैठे हुए, अम्मी बैठी हुई। तो जो मेरे सबसे बड़े भाई थे ना वो अम्मी से 12 साल छोटे, मेरी अम्मी की 12 साल की उम्र में सबसे बड़े भाई पैदा हो गए थे। ठीक है। तो वो डिस्टेंस ऐसा था कि बिल्कुल भाई जो थे वो अम्मी से बड़े लगते थे उम्र में। तो अब बैठ के टीवी पे जैसे ही मेरा कमर्शियल, मैं जूतों के डब्बे खोल रही हूँ, सामने मेरा कमर्शियल, किसी ने नहीं पहचाना, 2-3 बार चल के पीटीवी का दौर निकल गया। मैं चीखी, मैंने कहा मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, टीवी के आगे यूं यूं मैं आ रही हूँ। उसके बाद भाई खड़े हुए, दूसरे भाई खड़े हुए, बहनें खड़ी हुई, फिर अम्मी ने हाथ पकड़ा, अम्मी कमरे में लेके गई। अम्मी को समझ तो आ गई थी कि चाचा कहानी करके गए, वहीं से हो सकता है, टीवी पे कैसे आ सकती है। बस ऐसी बचत हुई, अम्मी ने मार से भी बचाया, डांट से भी बचाया, छोटी भी बहुत थी। उसके बाद जब मैंने ये ड्रामा किया था ना मेहंदी, तो एक बहुत ही फेमस ब्यूटिशियन है, तो आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, मेरे इतने बड़े बड़े बाल थे तो उन्हें पीछे कैंची चला दी, तो ये जितनी लेंथ अभी मेरे बालों की ना, इतनी लेंथ मेरी बालों की कर दी। ठीक है। उसके बाद जब मैं घर आई हूँ, मेरी बड़ी बहन भी मेरे साथ थी, उनको भी एक ट्रॉमा था कि अब घर जाके करना क्या है। मैं घर गई हूँ तो बड़े भाई ने क्या किया, अलमारियों से कपड़े लिए, ये बाहर सीढ़ियों पे। अब समझ ना है करना क्या, अब इतनी सी बच्ची किधर जाएगी, खाला के घर जाओ, मामू के घर जाओ, किधर भी जाओ, दोस्तों के घर जाओ, जिसने बाल काटे उसके पास चले जाओ, मगर घर के अंदर दाखिल नहीं होगी। इतने लंबे बाल काट दिए, कैंची चला दी, तो इतना टेंशन कि अब करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है। फिर अम्मी को समझ आ गया था कि इसने शोबिस में काम करना है और इसने आगे अपना कोई करियर बना के तो कुछ ना कुछ अर्न करना है। तो मेहंदी ड्रामा में साइन कर चुकी थी और पहली मरतबा मुझे पता चला था कि 1.5 लाख रुपए मुझे ड्रामे के मिलेंगे। फिर उसमें जवाद अहमद का गाना था जो एहसन रहीम ने शूट किया था, तो उसके भी बड़े पैसे मिले थे। उसके उस टाइम पे सिर्फ वीडियो के 50,000 रुपये मिले थे, जावेद फाजिल की सीरियल थी। तो पैसे की चमक धमक भी थी, घर के मसले भी थे, मसाइल थे, ज़रूरत थी पैसा उस वक्त, अम्मी के इलाज के लिए हो, चाहे मेरी तालीम के लिए हो। तो मैंने अपनी पढ़ाई अपने पैसों से की आगे, जितनी की मैं उस वक्त क्लास 8 में थी जब मैंने मेहंदी ड्रामा किया। तो कभी मुझे ये आमना हक और आयशा खान, ये जितनी एक्ट्रेसेस हैं, ये जिनके रास्ते में मैं पड़ जाऊँ, कोई ना कोई मुझे पिक कर लेता होता था। कभी हुमायूं सईद, कभी जावेद फाजिल खुद धूप में बाहर स्कूल के बाहर खड़े होते थे जावेद फाजिल साहब, और खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे कि निकलेगी तो उसको उठा के लेके जाना है और शूट करानी है। फिर जब मेरा ड्रामा ऑन ईयर हुआ तो मैं स्कूल में बताती होती थी कि मेरा मेहंदी ड्रामा आ रहा है, उसमें हुमायूं सईद है, उसमें आयशा खान है, आमना हक है, इजाज़ असलम है, अदनान सिद्दीकी। तो कोई मानता ही नहीं होता था, सब कहते थे कि मैं फेंक रही हूँ। अब उस वक्त ना मोबाइल का दौर, ना कोई पिक्चर खींच सकते होते थे, तो कोई यकीन नहीं करता था। बस जिस दिन वो लगा है उसके बाद तो जैसे मेरी स्कूल में भी जय जय, हर जगह जय जय, सब फिजा ही फिजा करते। एंड उसके बाद माशाल्लाह करियर जो है वो उड़ान चढ़ गया। हाँ, मुझे सादिया इमाम ने बहुत सपोर्ट की, मुझे आलिया इमाम ने बहुत सपोर्ट किया, और आकिफ इलियास मुझे लेकर आया था शोबिज़ इंडस्ट्री में। अमेजिंग। अच्छा, ये तो कुछ सपोर्टिंग लोग थे। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो किन प्रॉब्लम्स को फेस किया इन द मीडिया? हम किसी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि हम इस किस्म का प्रोग्राम करते नहीं है, बट किस किस्म के प्रॉब्लम्स को फेस किया फिजा ने मीडिया में आके? बड़े मजे मजे के मसाइल लोग क्रिएट करते हैं। ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे।